साथियों नमस्कार। आज इस पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स ओनली पॉलिटिकल साइंस नवंबर 25 पार्ट सेकंड में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दर्द सहता है फिर भी कुछ नहीं कहता है, पुरुष है बिना थके मेहनत करता है। साथियों आज 19 नवंबर है और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की मंगल शुभकामनाएं। साथियों आज हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स जिनका संबंध पॉलिटिकल साइंस से है। हम बहुत सेलेक्टेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बहुत संक्षेप में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक टर्म आ रहा है और वो टर्म है फुजियान। फुजियान जो है इस ग्लोब पर वापस एक नई रेस शुरू कर रहा है। पूरा विश्व आज युद्धों के कारण बड़े ट्रबल में है, लेकिन बावजूद इन तमाम परिस्थितियों के चाइना जो है आगे बढ़ रहा है अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में, अपने मिसाइल का साम्राज्य बना रहा है, एटम बम्स में वृद्धि कर रहा है। और इसी के कारण हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एटम बम्स के वापस एक्सपेरिमेंट्स पर उन्होंने अपनी बात रखी है, वापस वो करना चाहता है। अमेरिका ने 1992 में सबसे लास्ट टाइम एटम का एक्सपेरिमेंट्स किया था। ये जो फुजियान है ये चाइना का एक नया युद्धपोत है और इस युद्धपोत की खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैटापल्ट सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगा हुआ है, जिससे इस युद्धपोत से कोई भी फाइटर जेट बड़ी तेज गति से लॉन्च हो सकता है। यानी अगर युद्ध होता है और चाइना के इस पोत का उपयोग होता है तो विद इन टाइम चाइना किसी भी देश पर अटैक कर सकता है। तो फुजियान चाइना का एक युद्धपोत है और इस युद्धपोत पर मिसाइल्स के माध्यम से, फाइटर जेट के माध्यम से किसी भी देश पर ये अटैक बहुत तेज़ी से कर सकता है। अभी तक अमेरिका ही इस लाइन में था, अमेरिका के साथ साथ चाइना भी आ गया है। चाइना इस युद्धपोत के माध्यम से और अपनी मिसाइल्स टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स पैड जगह जगह पे बना रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये महसूस कर सकते हैं कि विश्व का क्या होगा। तो हमें ये छोटी सी जानकारी है, हमें ध्यान देना है इस पे। नेक्स्ट, एक संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन का नंबर है 106 और उस 106 संशोधन के माध्यम से एक कानून लाया गया था जिसको हम कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। और इसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई। और इसमें एक शर्त जोड़ी गई, दो शर्त जोड़ी गई कि नई जनगणना होगी, उस नई जनगणना के बाद नया परिसीमन होगा और उसके बाद महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी ये कानून उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। तो कांग्रेस की एक नेता है जया ठाकुर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति में बहुत कम है, इसलिए क्यों ना इस कानून को अभी से ही लागू कर दिया जाए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब उस सवाल किया है, उस सवाल का जवाब केंद्र सरकार क्या देती है हमें देखना होगा। तो ये नारी शक्ति अ, वंदन अधिनियम संविधान का संशोधन 106 और उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका और सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को क्वेश्चन, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, एक जो रिसेंट में एक रिजर्वेशन पॉलिसी में एक नया इनोवेशन कुछ लोग चाह रहे हैं और वो फ्रूटफुल भी है। यहाँ हमें जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को देखना होगा और एरिस्टोटल के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमें देखना होगा। उसी की डायरेक्शन में अभी हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि अनुसूचित जाति में जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर CJI BR गवई का ये कहना है कि हमारा जो संविधान है वो 4 स्तंभों पर है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और यही मूल्य जो है हमारे देश को स्थापित करते हैं, यही हमारे देश के सिग्नेचर है। लेकिन SC आरक्षण के अंदर
क्रीमी लेयर न होने के कारण उसका प्रभाव क्या है कि हम किसी भी आईएएस अधिकारी की संतान और गरीब मजदूर और किसान की संतान में से हमें किसको आरक्षण देना है, इस बात पे हमें वापस पुनः विचार करना है। तो अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट की बात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आगे क्या डेवलपमेंट होता है हमें ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं। मैक्सिको में जनरेशन जेड का आंदोलन। देखिए, विश्व बैंक ने भी कह दिया है कि युवाओं में बड़ा आक्रोश है, और विशेष रूप से 2011 से अब तक युवाओं में ऐसा आक्रोश है कि वो अपने सिस्टम में रिवोल्यूशनरी चेंजेस चाहते हैं। उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं, उनकी अभिलाषाओं के आधार पर सरकार काम क्यों नहीं करती। इसका परिणाम हमने इंडोनेशिया में देखा, नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, और अभी हाल ही में हम अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में देख रहे हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है क्लाउडिया शीनबॉर्न, उनका जो कार्यालय है जिसको हम नेशनल पैलेस के नाम से जानते हैं, उसके सामने जेन जेड के आंदोलनकारियों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, विरोध किया, और ये इस बात को बताता है कि जेन जेड की इच्छाओं के अनुरूप पॉलिटिकल सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि मैक्सिको में क्या हो रहा है, और इसका कारण जो है दक्षिणपंथी ताकतों को, मैक्सिकन राष्ट्रपति जो शीनबॉर्न है उन्होंने दक्षिणपंथी ताकतों को और जेन जेड का बढ़ता हुआ राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इम्प्रेशन या प्रभाव, इसको उन्होंने कहा है। तो ये मैक्सिको की घटना है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। पॉलिटिकल सिस्टम्स में किस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन एक्शन हो रहा है, उनके ऊपर हमारे ओरिजिनल थॉट्स क्या हो सकते हैं, हमारे लिए ये फ्रूटफुल है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अंतिम और एक महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक इशू है या जो समसामयिक घटनाक्रम में चल रहा है, वो है राजस्थान में पंचायती राज का चुनाव। देखिए, स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट, उसमें दो तरह के होते हैं, शहरी होते हैं, ग्रामीण होते हैं, अर्बन और रूरल। अब राजस्थान में स्थिति क्या है? राजस्थान में स्थिति यह है कि संविधान के अनुसार कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग को इलेक्शन करा लेना चाहिए, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा चेंजेस आया है राजस्थान के जिलों को लेकर, परिसीमन को लेकर, आरक्षण को लेकर, जिससे ये विषय हाईलाइट में है। देखिए इसमें क्या है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि 31 दिसंबर 2025 तक तो परिसीमन कर लिया जाए और 15 अप्रैल तक जो है इन लोकल गवर्नमेंट्स का चुनाव कर लिया जाए। यानी हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा क्योंकि समय रहते या इन लोकल गवर्नमेंट्स का कार्यकाल पूरा होने से पहले इलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए हाईकोर्ट को इसमें विभिन्न याचिकाओं पर जवाब देते हुए ये आदेश देना पड़ा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, और इस आयोग का कार्य क्या है? पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देने का नवीन फॉर्मूला तय करना है, और अपनी रिपोर्ट ये राज्य सरकार को देगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण के नए पैरामीटर्स तय होंगे। ये राज्य पिछड़ा आयोग का इसका टारगेट है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मदन लाल भाटी है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इस प्रकार ये रिपोर्ट जो है प्रदेश में नवीन आरक्षण व्यवस्था को लागू करेगी। अब देखिए, एक तरफ तो इस आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन रिपोर्ट ये कब कंसिडर करेगा, कब ये एनालिसिस करेगा, कब रिसर्च करेगा? जब तक परिसीमन नहीं हो जाता, क्योंकि नए जिलों का निर्माण हुआ है, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स को बढ़ाया गया है, कुछ की संख्या कम की गई है। तो ये जो सारे चेंजेस हुए हैं उसके साथ ही परिसीमन भी अभी तक नहीं हुआ है, तो इस आयोग के सामने एक चैलेंज है, और इसी संदर्भ में हमारे कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। देखिए, राजस्थान में लोकल गवर्नमेंट्स के चुनाव के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारे सामने हैं। देखो, पहली बार राजस्थान में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और शीघ्र ही जिला परिषद और नगर निकायों में जनप्रतिनिधि की जगह अफसर द्वारा प्रशासक नियुक्त किए गए हैं और किए जाने वाले हैं।
यानी पहली बार इलेक्शन विद इन टाइम नहीं हुआ है, और नियमानुसार अगर इलेक्शन सही समय पर नहीं होता है तो कार्यकाल पूरा होते ही जनप्रतिनिधि अपने पद से आउट माने जाएंगे। और इसीलिए ऑफिसर्स को उनकी जगह प्रशासक उन्होंने नियुक्त किए हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स में कर दिए हैं। आने वाले समय में जो कुछ हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़, उनका भी टर्म टेन्योर पूरा होने वाला है, उस विषय में भी जो है ये कार्य हो सकता है। तो देखिए, पहली बार राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम में क्या हो रहा है। कार्यकाल पूरा होने के पहले होने वाले चुनाव अब बाद में होंगे, ये हमने देख ही लिया है। नया परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया, और साथ में ओबीसी आरक्षण का नवीन फॉर्मूला, और नए जिले बनना, वापस समाप्त होना, और परिसीमन में क्षेत्र विभाजन एक समस्या के रूप में हमारे सामने है, और शायद इसी कारण जो है ये इलेक्शन लेट हो रहे हैं। तो देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है। अब एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लोकल गवर्नमेंट्स को लेकर है कि राजस्थान में जो पंचायती राज है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है। वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन समसामयिक संदर्भ में कुछ चैलेंजेस हैं जिन पर हम चर्चा कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, स्थानीय संस्थाएं विकास के इंस्ट्रूमेंट है या दलगत राजनीति के अखाड़े हैं। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए तो लोकल गवर्नमेंट्स बेहतर तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगी। यानी हमने डेवलपमेंट के लिए ग्रेस रूट लेवल पर पब्लिक या जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो सरकार में पार्टिसिपेट करें, उनको लगे कि ये हमारी सरकार है। ये टारगेट लेकर, डेवलपमेंट को टारगेट लेकर हमने लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाया है संविधान में संशोधन के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर भी पॉलिटिक्स हावी है, और यहाँ पर भी ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये पॉलिटिक्स के हावी होने के कारण काम नहीं कर पा रही है। इनका डेवलपमेंट एक एजेंडा है, जबकि इस पॉलिटिक्स के दलदल में फंस गई है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा कि इसको हमें दल मुक्त बनाना होगा। यानी जैसे हमें पता है कि सरपंच का कोई दल नहीं होता है, सरपंच अपने गांव का प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ता है, उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है। जो अर्बन बॉडीज है उसमें जो पार्षद हैं उनको राजनीतिक दल का एक रिकग्निशन मिलता है। तो यहाँ पर इनको, पार्षदों को और इन लोकल बॉडीज़ को यदि दल मुक्त रखा जाए तो शायद ये समस्या सोल्व हो सकती है। इसके साथ ही चेयरपर्सन का इनडायरेक्ट चुनाव एक समस्या है। यानी हमारे यहाँ पर जो चेयरपर्सन है लोकल बॉडीज़ में, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, पंचायत समिति पर प्रधान और जिला प्रमुख, और नगर निगम नगर परिषद में, इनमें जो चेयरपर्सन है उनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है। यानी जिनको जनता चुनती है वो लोग मिलकर इनका चुनाव करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में बाड़ेबंदी होती है, ऐसी स्थिति में खरीद फरोख्त होती है, और जो योग्य व्यक्ति है वो सरपंच नहीं चुना जाता है, या चेयरपर्सन के रूप में योग्य व्यक्ति सामने नहीं आ पाता है। तो इस पॉलिटिक्स को कम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जो है इनडायरेक्ट को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी चेयरपर्सन का जो चुनाव है वो डायरेक्ट हो, क्योंकि अधिकांश राज्यों में भी डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के पार्षदों की संख्या निश्चित हो। यानी जैसे हमने संविधान में ये तय कर रखा है कि राज्य विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, विधान परिषद में कितने होंगे, वो सब नियमानुसार है। तो क्यों न राजस्थान के सारे नगर निगम में एक पर्टिकुलर संख्या डिसाइड की जाए पार्षदों के लिए, नगर परिषद में पर्टिकुलर की वो फिक्स रहेगी संख्या, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर वो फिक्स संख्या कर दी जाए तो इस पर ज़रूर नीतिगत निर्णय हो सकते हैं, इस पर बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो है बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है। तो राजस्थान में इलेक्शन, पंचायती राज इलेक्शन में क्या हो रहा है, कोर्ट क्या कह रहा है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आई, और हाल ही में इन लोकल बॉडीज़ में कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, अगर उनको दूर कर दिया जाए तो हमारा पंचायती राज सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। तो आज के इस करंट अफेयर्स में इतना ही, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी साथियों हमें ध्यान में लगातार रखना है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड
जैसे जलवायु के ऊपर सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसके प्रभाव क्या है, टारगेट्स क्या है। इसके साथ ही अमेरिका जो है गाजा के संदर्भ में क्या प्लान कर रहा है, वो भी एक करंट इशू हाईलाइटेड है, उस पर हमें ध्यान देना है। और बिहार चुनाव में क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं, महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में आपके क्या विचार है, क्या डाटाज वहाँ पर हमें मिले हैं। इसके साथ ही परमाणु परीक्षणों के नए दौर शुरू हो गए हैं। अमेरिका, चाइना, रशिया ये सब वापस एक्टिव मोड में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, हमारे ओरिजिनल थॉट्स इनके संदर्भ में क्या हो सकते हैं, हमें लगातार डिस्कोर्स करना है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को क्या सज़ा मिली है, बांग्लादेश में जनमत संग्रह की क्या स्थिति है, इसके अलावा सूडान में क्या स्थिति है। ये सब ऐसे करंट इश्यूज़ हैं जिन पे एक कॉम्पिटिटर को, एक प्रतियोगी कैंडिडेट को लगातार ध्यान देना है। इन सब का संबंध पॉलिटिकल साइंस से है। हम इन छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करते रहेंगे, जिससे हमारा इस विषय पर पकड़ हो और हमारी समझ बन सके, जिससे हम हमारे उत्तर को, आंसर्स को बेहतर तरीके से एग्जिबिट कर सके, उनको प्रदर्शित कर सके, लिख सके। धन्यवाद।